सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले आप लोग फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी की थी, उससे रिलेटेड उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी, वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। मान लें कि दो कंडक्टिंग बॉडी है 1 एंड 2, इसका पोटेंशियल V1 है और सेकेंड बॉडी का पोटेंशियल V2 है। V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। बीच में यहाँ पे एयर है इन दोनों के बीच में। सो कंडक्टिंग बॉडी 1 से 2 में करंट फ्लो होगी नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में एक मीडियम है एयर, जो इंसुलेटिंग मीडियम है। ये चार्ज को पास नहीं होने देगा इस बॉडी से इस बॉडी में, या जिधर से भी होना होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या लोअर से हायर, ठीक है। सो करंट कब फ्लो हो सकती है, जब हम इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें। एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों बॉडी को हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, और करंट फ्लो होगी। करंट कब तक फ्लो होगी, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पोटेंशियल, अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो करंट फ्लो हुई शॉर्ट इंटरवल के लिए, इसको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। ट्रांजिएंट करंट तभी तक फ्लो होगी जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। चार्जेस तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। दो बॉडीज के बीच में या दो किसी कंडक्टिंग बॉडी के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्जेस तभी मूव करते हैं। तो ट्रांजिएंट करंट का एग्जांपल हम लोग ने रियल लाइफ में भी देखा है, बिजली गिरती हुई सबने देखी होगी। उसमें क्या होता है कि क्लाउड से अर्थ सरफेस की तरफ करंट फ्लो होती है और वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फ्लो होती है, उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्लाउड्स और अर्थ सरफेस के बीच में, इसलिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करंट फ्लो होती है, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। उस करंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा दो बॉडी के बीच में, करंट तभी तक फ्लो होगी। और यहाँ से करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? नेट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टिंग बॉडी टू अनदर कंडक्टिंग बॉडी। आई से नोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं Q नेट बाई T। टाइम के साथ एक कंडक्टिंग बॉडी से दूसरी कंडक्टिंग बॉडी में नेट कितने चार्जेस फ्लो हुए, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। या दूसरे टर्म से आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। I is equal to Q net by T. Rate of flow of charge to any cross section of a conductor is called electric current, ठीक है। इसकी यूनिट होती है कूलॉम पर सेकेंड और एम्पियर, ठीक है। डायमेंशन करंट का डायमेंशन क्या होता है? करंट का डायमेंशन होता है एम्पेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट एम्पेयर होती है और डायमेंशन को हम
स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी because it does not follow the law of vector addition। ये करंट जो होती है ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर एडिशन को फॉलो करती है। अगर मान लो ये वायर है, यहाँ से करंट I1 और यहाँ से करंट I2 जा रही है, यहाँ हमको I करंट मिल रही है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं I = I1 + I2। इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, I1 और I2 के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता है कि रिजल्टेंट करंट की वैल्यू कितनी होगी। वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, तो वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये थीटा की वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ और हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। लेकिन जनरली यहाँ पे वायर्स में करंट कितनी फ्लो हो रही है, हम दोनों की वैल्यू को सम करके लिख देते हैं, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए I एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। करंट दो तरह की होती है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ ड्यू टू फ्लो ऑफ positive charges and electronic current constitute due to flow of negative charges, ठीक है। अगर किसी सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने से करंट बन रही है तो वो होगी कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव चार्जेस जैसे पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं या होल्स हो सकते हैं। होल्स क्या होते हैं, आप लोग सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है लास्ट में उसमें पढ़ेंगे। तो होल्स आर द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो वो जो उसकी स्पेस खाली रहती है उसको होल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक करंट किसी सर्किट में तब फ्लो होती है किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस जैसे नेगेटिव आयंस हुए या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया, करंट दो तरह की होती है, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट तब होती है सर्किट में जब पॉजिटिव चार्जेस किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट तब होती है जब नेगेटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा हो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में सर्किट में, ठीक है। सो इन्हीं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को करंट कैरियर्स कहते हैं। करंट कैरियर्स आर दोज चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू फ्लो ऑफ these charged particle in a particular direction the circuit constitute a current। तीन तरह के मीडियम में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के मीडियम होते हैं, तीन मीडियम आपने पढ़ा है। इन सॉलिड्स लाइक मेटल। मेटल में क्या होता है? मेटल में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपने शायद पढ़ा होगा कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू क्लोज पैकेजिंग ऑफ सॉलिड बॉडी। मतलब जो मेटल होता है उसकी पैकेजिंग बहुत क्लोज होती है, जिनकी वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को मूव करते हैं, ठीक है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से सर्किट में या किसी कंडक्टिंग बॉडी में, मेटेलिक बॉडी में करंट फ्लो होती है, ठीक है। सो अगर आप एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में के अक्रॉस, तो वहां पे एक स्टेडी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्या हो गए इन सॉलिड मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स, ठीक है। दूसरा
इन लिक्विड। लिक्विड का एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl में क्या होता है, Na+Cl- आयन, ठीक है। सो ये दोनों ही आयन Na+ एंड Cl-, ये दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोथ आर द करंट कैरियर्स। इन गैसियस मीडियम लाइक एयर। एयर जो है वो इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर एयर को हाई पोटेंशियल डिफरेंस लो प्रेशर पे दिया जाए तो एयर भी आयनाइज हो जाती है, और या हम एयर को एक्सरे में एक्सपोज करें तो वो आयनाइज हो जाती है। सो एयर के केस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है। आयनाइज होने के बाद दो चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जो बचा है वो पॉजिटिव आयंस। सो ये दोनों ही करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, इन गैसियस मीडियम। तीनों मीडियम में बताया मैंने, सॉलिड्स में फॉर एग्जांपल मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं करंट कैरियर्स, एंड गैसियस मीडियम में पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। करंट कैरियर्स के फ्लो से किसी भी सर्किट में करंट बनती है, और अभी तक आपने पढ़ा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, या दो कंडक्टिंग बॉडी और डिफरेंट पोटेंशियल है, तो करंट तभी तक फ्लो होती है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अगर ऐसा हम कर दें कि दोनों का पोटेंशियल मेंटेन रहे, मतलब एक हमेशा हाई पोटेंशियल पे हो और एक हमेशा लोअर पोटेंशियल पे हो, इस तरह का हम कुछ एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, दोनों एंड्स के अक्रॉस या दोनों कनेक्टिंग बॉडी के अक्रॉस जो करंट होगी वो स्टेडी होगी, ठीक है, मतलब करंट फ्लो होती रहेगी। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक ही करंट फ्लो होती है, जिसे ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम स्टेडी करंट चाहते हैं किसी कंडक्टिंग मीडियम में, तो हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना होगा जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एंड्स का मेंटेन रहे और एक स्टेडी करंट फ्लो होती रहे, ठीक है। सो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम प्रोवाइड करेंगे कंडक्टिंग मीडियम में, जिसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, इस एनर्जी सोर्स को ही ईएमएफ बोलते हैं। क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, या आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी सर्किट में करंट, स्टेडी करंट बनाए रखती है, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है ये, जिससे कि एक स्टेडी करंट सर्किट में फ्लो होती रहे, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज एन external source of energy to maintain steady current in a circuit, ठीक है। ये एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसको अगर हम किसी सर्किट में कनेक्ट कर दें तो उस सर्किट में एक स्टेडी करंट मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग सीट ऑफ पावर भी बोला जाता है, ईएमएफ इज द सीट ऑफ पावर इन अ सर्किट, ठीक है। अब देखो, ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें होता क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है।
दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होने की वजह से, ठीक है, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो चार्जेस होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हैं कि एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सो अब होगा क्या, दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया। अगर इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल V प्लस है और इसका V माइनस हो गया, ठीक है, ये तब तक होगा एक्सचेंज चार्ज करंट कैरियर्स का जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है। जब सेम हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा एक्सचेंज होना। सो अगर किसी टाइम पे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल V प्लस है और इसका V माइनस है, तो हम लोग इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिख सकते हैं V प्लस माइनस माइनस V माइनस, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा साइन के साथ, इसका नेगेटिव साइन के साथ होगा, और हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, और यही होता है EMF ऑफ द सेल। एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इसको, यहाँ लिख लो, एप्सिलॉन या E भी लिखते हैं, कैपिटल E, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सॉरी, टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बाहर कोई कनेक्शन नहीं दिया है, हमने क्या किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लाके डाल दिया है, अभी हमने बाहर से कोई भी चीज कनेक्ट नहीं की है। तो ऐसे कनेक्शन में हम लोग क्या करें, ये ओपन सर्किट है, ठीक है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है। सो इस कंडीशन में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को इस सेल का EMF कहते हैं, इस अरेंजमेंट को सेल बोलते हैं। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को साथ में पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है, ये सेल का सिंबल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको बड़ी लाइन से और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पैरेलल पे छोटी लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये सेल का सिंबल है। सो EMF को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल। दूसरे टर्म से हम लोग कह सकते हैं कि EMF क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में एक बार चक्कर लगाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको उस सेल का EMF कहते हैं, ठीक है, या उसको एप्सिलॉन से डिनोट करके इसको लिखा जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड dl जो है स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। आपने लेंथ को एज अ वेक्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, लेंथ को वेक्टर की तरह डिनोट किया सकता है एंड एरिया को भी। सो
डीएल क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर थ्रू विच चार्जेस आर मूविंग। ठीक है, एक राउंड लगाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितनी एनर्जी सेल देगा वो एनर्जी उस सेल का ईएमएफ होता है। ठीक है, और उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्लोज सर्किट, क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डीएल का, वो क्लोज पाथ के लिए कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला कि पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक चक्कर में पूरा लगाएगा, मतलब पाथ, एक क्लोज पाथ कवर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? क्लोज इंटीग्रल लिया गया है। यूनिट क्या होती है इसकी? एप्सिलॉन की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और डायमेंशन आप लोग निकालेंगे, क्या होगा इसका? पढ़ रखा है आपने पहले ही, V का डायमेंशन कैसे होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वही इसकी भी होती है, क्योंकि ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस, पहला ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ कितना होगा। दूसरा, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन तीन चीजों पे एप्सिलॉन की वैल्यू या ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पहले हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच current carriers in a conductor moves in a specific direction to constitute current in the circuit। ठीक है, अभी अगर किसी सर्किट में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने नहीं लगाया है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं किया है, लाइक सेल, डायनेमो या बैटरी नहीं लगी है, तो होता क्या है? जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, और एट रूम टेम्परेचर जो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स थर्मल वेलोसिटी। एंड इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जनरली होता क्या है? किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर देखा जाए सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या उस कंडक्टर में प्रेजेंट आयंस से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे, और टकराने की वजह से उनका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए उस किसी कंडक्टर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, मतलब थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर डायरेक्शन हम देखें तो क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंपनसेट करेगा। ठीक है,
सो उस केस में एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अलग अलग है, लाइक पहले इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन्स है, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी un है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो इन सब को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, और ये होती है 0। अभी ये जो डिस्कशन मैं कर रही हूँ इसमें कहीं भी कंडक्टर के क्रॉस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाया गया है, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर को कंसीडर किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करते हैं, और ड्यू टू देयर रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इनिशियली जब तक हमने सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगाया है तब तक ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है। वो रैंडम मोशन करते हैं जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। अब इससे क्या होता है, इसकी वजह से होता ये है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। करंट तभी फ्लो होगी जब करंट कैरियर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। जैसे कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट फ्लो होगी कंडक्टर में। सो यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होने की वजह से कंडक्टर में कोई करंट नहीं होती है जब तक उस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर देते, ठीक है। अभी तक हमने एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया था। अब अगर हम उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ मतलब सेल, बैटरी या डायनामो कुछ लगा देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी करता क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। करंट कैरियर्स जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। कोलिजन अभी भी होता जाएगा, वो मूव कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेट होंगे। अभी क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया दोनों एंड्स के क्रॉस। सो अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीधे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर पोटेंशियल चल के सीधे हायर पोटेंशियल पहुंच गया। रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं, आयन से अदर इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए पहुंचेगा, तो पाथ उसका कर्व होगा। यहाँ से मूव किया, ऐसे ऊपर गया, टकराया, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन एज अ होल देखा जाए तो वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है, भले ही वो जिगजैग मोशन करते हुए जाए, ठीक है। कोलिजन होता जाएगा लेकिन वो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दिया है, ईएमएफ दे दिया है, ठीक है। सो वो रैंडमली मूव करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोलिजन अभी भी हो रहा है। तो अगर हम दो कोलिजन के बीच की बात करें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन मूव एक्सेलरेट हुआ पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। वो टकराया किसी आयन या एटम या किसी अदर इलेक्ट्रॉन से, उसने काइनेटिक एनर्जी लूज की। तो अब लूज करने के बाद क्या हुआ, हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रखा है। तो जो ईएमएफ है, सेल, डायनेमो या बैटरी है, वो ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने लूज की वो एनर्जी इसको फिर से दे देगा, ठीक है। इससे एनर्जी दी मतलब फिर से वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद, एनर्जी लूज करने के बाद फिर से वो पॉजिटिव एंड की तरफ एक्सेलरेट हो गया, ठीक है। फिर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स आपने लगा रखा है। तो फिर से वो एनर्जी रीगेन करके टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड एक्सेलरेट होता जाएगा, कोलिजन होता जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ लगाने से यही होता है। ये अब होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता जा रहा है कर्व पाथ को फॉलो करते हुए, तो वो एक करंट बनाएगा उस सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी, लेकिन हम लोग को पता है कि जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो करंट जनरली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, ठीक है।
कन्वेंशनल करंट जिसे हम लोग बोलते हैं, एक तरह से देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो अपने पॉजिटिव चार्जेस का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। जो दो एंड्स के बीच में आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है सेल के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉन्स और उस फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एंड से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेलरेट होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सेलरेट हो रहे हैं हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ, तो ये एक नई वेलोसिटी इनको मिल गई। किसकी वजह से? एक्सटर्नल सोर्स जो हमने इनको प्रोवाइड किया है, कंडक्टर के अक्रॉस जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया है एनर्जी का ईएमएफ, उसकी वजह से इनको एक न्यू वेलोसिटी मिल गई, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सेलरेट होते जा रहे हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है। तो ये जो न्यू वेलोसिटी मिली किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इसका एवरेज लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक चल के गया, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक चल के गया, तो एवरेज ऑफ दिस न्यू वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी तो ऑलरेडी थी ही, उसके बाद एक न्यू वेलोसिटी मिली जिसकी वजह से वो पॉजिटिव एंड की तरफ एक यूनी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी वेलोसिटी को, एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी due to which electrons get drifted towards the positive end positive end of the conductor or higher potential towards the higher potential of the conductor under the influence of an external electric field is called drift velocity. Average velocity due to which electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field is called drift velocity. और इस drift velocity को हम V sub d से डिनोट करते हैं, d सबस्क्रिप्ट है, बराबर मत लिख देना, Vd, ठीक है, Vd। फाइनली जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, तो जब इनिशियल स्टेज में इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी 0 थी, थर्मल वेलोसिटी, एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन अभी भी हो रहा है, बट कोलिजन के बाद भी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कर्व्ड पाथ को फॉलो करते हुए। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, लेकिन कुछ वैल्यू है। सो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। Vd से डिनोट करते हैं, Vd को हम लोग लिख सकते हैं, Vd विल बी इक्वल टू, पहले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी V1 है, दूसरे की V2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन की V3 है और nth इलेक्ट्रॉन की Vn है। तो इन सब का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यूनिट इसकी क्या है, जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन होगा m0 LT -1। सो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें और भी कुछ चीजें हैं, अभी डेरिवेशन है, इसका हमको फॉर्मूला डेराइव करना है कि क्या होता है। किसी भी कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है Vd, वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। थर्मल वेलोसिटी मैंने बताया था 10⁻+5 मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई है
ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, या हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर जो है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर। डेरिवेशन देखिए कैसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एक मेटालिक कंडक्टर ए बी कंसिडर किया है, ठीक है, ये एक वायर ही है, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाने के लिए इसको ब्रॉड करके दिखाया गया है, बट ये भी एक इसी तरह का सिंपल वायर है, ठीक है, ये मत सोचना है कुछ अलग से सिलेंडर लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेटालिक कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल एंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल सेल लगा दिया है आपने, जिसका ईएमएफ आपने ई से डिनोट किया है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स का डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है, पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू नेगेटिव, ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसके अंदर एंड एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया गया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा मोशन, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। सो इफ कंसीडर, यहाँ पे सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे इस तरह से कि ए बी स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, ए बी इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field applied across the two ends of the conductor, Vd is the average, Vd is the drift velocity of electrons, ठीक है। A क्या है, मान लिया A is the acceleration of electron, m is the mass of each electron, एक्सेलरेशन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम होगा, फोर्स सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है F/Q, ठीक है। सो अगर एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी सेम होगा, क्योंकि E इज F/Q और F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सेम ही लगेगा, अलग अलग नहीं होगा। और क्या चीज, टाउ हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, टाउ क्या होता है, हाँ V, V इज द अक्रॉस द टू एंड्स के भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V/L, ठीक है। सारी चीजें आपने पहले कंसीडर कर ली हैं, उसके बाद वैसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V/L एंड F इज इक्वल टू E इंटू E। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये छूट गया था पीछे, यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F इज इक्वल टू E, इस फॉर्मूले से आया है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी हमने शो की थी वो u है, और v क्या है, बाद में जो वेलोसिटी हो गई, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, बाद में जो हो गई, मतलब एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद जो उसने वेलोसिटी गेन कर ली v, ठीक है, वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। सो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1, ठीक है। τ1 क्या है, τ1 जो है टाइम इलैप्स बिटवीन टू कोलिजन्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम गैप हो रहा है उसी को τ1 यहाँ पे डिनोट किया गया है। ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह से v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2। इसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन हो जाएगा ठीक है, nth इलेक्ट्रॉन के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। नाउ हमको फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जो फाइनली वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया उनका एवरेज। तो इन सबको जोड़ के आप n से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशंस आए हैं इन सबको आपको ऐड करना है और n से डिवाइड करना है, ठीक है। we know that vd is equal to v1 plus v2 plus vn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब उन सबको जोड़ो, जोड़ने पे क्या मिलेगा, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस un प्लस a τn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब यहाँ पे u वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और सेकेंड टर्म में a कॉमन है और बाकी सब τ1 τ2 τ3 अप टू τn एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाई n से डिवाइड कर दो सेपरेटली, एक ये टर्म हो गया, प्लस a कॉमन है बाकी सब में, तो यहाँ पे आ जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने बताया था कि जो नेट थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे थर्मल वेलोसिटी बोल रहे थे, उनका एवरेज 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस a यहाँ पे जो ये आया है τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn अपॉन n, ये टर्म इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ, और हम लोग लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू a टाउ, ठीक है। इस टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ क्या डिनोट कर रहा है, τ1 क्या था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब टाइम इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, वो τ1 था। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम थिंग, nth इलेक्ट्रॉन के लिए सेम थिंग था। उसके बाद इन सब का आपने एवरेज ले लिया, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए था, nth इलेक्ट्रॉन के लिए था, उन सब का एवरेज ले लिया। तो अब ये जो आया टाउ, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे लिख लेंगे here tau is average relaxation time, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है और इसकी वैल्यू कितनी है, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn डिवाइडेड बाई n, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनिशियली आपने एक इक्वेशन लिखा था E is equal to start
स्टार्टिंग में आपने एक इक्वेशन लिखा था F इज इक्वल टू E इंटू ई, ठीक है। यहाँ पे F की जगह हम लिख सकते हैं M इंटू ए, E इंटू ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इसको वहीं पे कर लेना, स्टार्टिंग में ही भूल गई हूँ मैं कर लिखना। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E बाई M, ठीक है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और उसको नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव दिया जाता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो माइनस E बाई M। अब इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, इक्वेशन नंबर 2 से 1 में वैल्यू पुट करेंगे। Vd की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई टाउ बाई एम, ये हो गया आपका Vd, ठीक है। Vd ये किसके लिए है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। किसी और चार्ज कैरियर पे लिखेंगे तो यहाँ पे E की जगह Q लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर लिया गया है इसलिए इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस ई टाउ बाई एम। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा, साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैंने डायग्राम में पहले भी आपको बता दिया था कि नेगेटिव चार्ज जो मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से, उसका डायरेक्शन E के अपोजिट होगा, और फॉर्मूले में भी ये चीज आ रही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज in opposite direction to that of the external electric field applied across the two ends of the conductor, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो Vd हो जाएगा E टाउ बाई M, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। M क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, E is the charge on an electron, tau is the average relaxation time, E is external electric field applied across the two ends of the conductor, ठीक है। ये हो गया Vd का एक्सप्रेशन, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी वर्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। यहाँ पे मोबिलिटी का मतलब करंट कैरियर्स के मोशन से है। किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में हम लोग मोबिलिटी जो है करंट कैरियर्स के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू Vd बाई E, मतलब मोबिलिटी ऑफ अ करंट कैरियर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द मोबिलिटी ऑफ द करंट कैरियर, ठीक है। मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द सर्किट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहां से देखिए वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। या आप लोग इसको लिख सकते हैं मीटर न्यूटन इनवर्स सेकेंड इनवर्स कूलॉम, ठीक है। इसके बाद इसका डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। डायमेंशन क्या होगा मोबिलिटी का, ये आपको निकालना है।
ठीक है, आपको आता है निकालने कैसे डायमेंशन निकालते हैं। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स। यहाँ पे अगर बीडी की वैल्यू जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या होती है, ई क्यू टाउ बाई एम, और ई पहले से था। बीडी की वैल्यू होती है ई क्यू टाउ बाई एम। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द करंट कैरियर। ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मोबिलिटी की का इक्वेशन क्या मिला, क्यू टाउ बाई एम। ये दोनों इक्वेशन याद रखना है। बेसिक इक्वेशन यही है, जब आप डिफाइन करेंगे तो इसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, और ये इससे डिराइव किया गया है क्यू टाउ बाई एम, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द करंट कैरियर, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मूविंग चार्जेस इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम, एंड एम इज द मास ऑफ अ करंट कैरियर। जो भी होगा, पॉजिटिव करंट कैरियर है चाहे नेगेटिव है, दोनों के लिए। नेक्स्ट, अगर हमें लिखना हो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी फॉर्मूले से लिखेंगे ई टाउ बाई एम। टाउ रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एंड होल्स के लिए लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ई टाउ होल अपॉन, होल्स का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, क्योंकि होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जगह छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन ने, उस जगह को होल कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज सेम होता है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम और अदर चीजें अलग होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर। इसके आगे हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।